नमस्कार दोस्तों। तो कारक का टॉपिक चल रहा था। 3 कारक हो गए। कौन कौन से? कर्ता हो गया, कर्म कारक हो गया और करण कारक हो गया। नेक्स्ट देखो नंबर 4 संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या होता है बेटा? के लिए या के वास्ते या के हेतु। ठीक है, के लिए, के वास्ते या के हेतु। जैसे कुछ उदाहरण की बात करें हम, वैसे संप्रदान का अर्थ आपसे पूछे कि संप्रदान का अर्थ होता क्या है, तो संप्रदान का अर्थ क्या होता है? देना। ये ध्यान रखना बेटा, पूछ ले गलती से, क्योंकि शब्दों के अर्थ तो तुम्हें पता होना चाहिए। शब्दों के अर्थ तो तुम लोगों को पता होना ही चाहिए। क्यों? पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, इनमें है ना शब्दों के अर्थ तुम्हें मालूम है तो लगभग आपका क्वेश्चन सही होगा। और ये जो रिटने वाले जितने टॉपिक मैंने बोले हैं ना अभी, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए शब्द, शब्द युग्म, समानार्थक, अनेकार्थक, इन शब्दों का सबसे अच्छा तरीका है नंबर प्राप्त करने का। प्रीवियस पेपरों में जितने आए ना उनको बार बार पढ़ डालो। कल भी यही बात कही थी मैंने और आज भी यही बात कह रहा हूं बेटा मैं। ठीक है, तो संप्रदान का अर्थ क्या होता है? देना। अर्थात हम कह सकते हैं देने के योग में किस कारक का प्रयोग किया जाता है? संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या होता है बेटा? के लिए। ठीक है, ये तो हमने इनके पर्याय में लिखा है, इनके पर्यायवाची शब्द होते हैं ये, के लिए, के वास्ते, क्या, के हेतु। ठीक है, जैसे माँ बच्चे के लिए कपड़े खरीदे। माँ बच्चे के लिए कपड़े खरीदे। जब आपके लिए आपके माँ पापा यानी मॉम डैड जो भी आप लोग बोलते हो, तो आपके लिए जैसे कपड़े खरीदते हैं तो आप खुश होते हो। और एक दिन और होता है ऐसा जो आप खुश होते हो, बड़े ज़्यादा खुश होते हो, उससे भी ज़्यादा खुश होते हो। लेकिन वो दिन उस दिन आएगा बेटा जिस दिन आप लोग नौकरी लग जाओगे ना, तब वो दिन यदि आया तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। और बिना नौकरी के वो दिन आ गया, समझ रहे हो ना कौन सा दिन? ठीक है, हाँ सही कह रहे हो आप, शादी वाला दिन की बात कर रहा हूं। तो एक ऐसा अच्छा दिन आता है, वो नौकरी लग करके यदि आपने प्राप्त की तो आप लोग बहुत अच्छा दिन लगेगा वो, और आगे भी दिन अच्छे गुजरेंगे। ठीक है, तो माँ बच्चे के लिए, यहाँ के लिए आ गया तो बच्चे में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। जैसे छात्र अध्यापक के लिए उपहार लाए। छात्र अध्यापक के लिए क्या लाए? उपहार लाए। तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नंबर 1, दान देने के योग में, दान देने के योग में, अर्थात दान देने के योग में आ गया, मतलब जहां दान देने की बात आ जाए, यानी कि अर्थात कोई वस्तु किसी को देने पर वापस न ली जाए, उस स्थिति में किस कारक का प्रयोग किया जाता है? संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। क्या कहा मैंने? अर्थात कोई वस्तु किसी को अर्थात कोई वस्तु किसी को देने, अर्थात कोई वस्तु किसी को देने के बाद वापस न ली जाए, वापस न ली जाए, बाद
वापस न ली जाए। वहाँ संप्रदान कारक होता है। और यहीं पर दोस्तों किसका प्रयोग होगा? को का प्रयोग भी करेंगे यहाँ पे, ध्यान रखना, यानी कि दान देने के योग में। दान देने के योग में को का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना बेटा, ये ध्यान रखना है आप लोगों। जैसे राजा ने, अभी बताया था मैंने, राजा ने भिखारी को धन दिया। अब यहां देखना बेटा, कोई राजा है किसी भिखारी को धन देता है, क्या वापस लेगा? क्या नहीं लेगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, यदि कोई वस्तु किसी को देने पर वापस न ली जाए, उस स्थिति में किस कारक का प्रयोग किया जाता है बेटा? संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना है, बस इतना देखना है कि यह वस्तु किसी को दी जा रही है, क्या दी जा रही है, और वहां वापस नहीं ली जा रही है, तो वहां कौन सा कारक होगा बेटा? वहां संप्रदान कारक होगा। जैसे हम और बात करें, जैसे रोहन ने सोहन को पुस्तक दी। रोहन ने सोहन को क्या दी बेटा? पुस्तक दी। अब वैसे पुस्तक दे दी तो वापस तो नहीं ली जाती, लेकिन आप ये मत कहना कि सर वापस तो लेगा वो पुस्तक। तो अरे लेगा, लेकिन इतना ध्यान रखना है आप लोगों को कि इस पुस्तक देने के बाद में वापस नहीं ली जाती है, ठीक है। तो कभी भी कोई भी, जैसे मान ला जाए सेठ ने गरीबों को कपड़े दिए, जैसे सेठ ने गरीबों को कपड़े दिए, क्या वापस लेगा? क्या नहीं। जैसे और बात करें हम, सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया, मुआवजा दिया। अब यहां देखो बेटा, सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया, देखो को आ रहा है सभी में, और को कहां कहां आया? कर्म में देखा हमने, कर्ता कारक भी में भी देखा हमने, और यहां भी देखा। तो दान देने के योग में किसका प्रयोग करते हैं? किस कारक चिन्ह का? को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, संप्रदान, ध्यान रखना। अब मुआवजा दिया, क्या देने पर बाद वापस लिया जाएगा? क्या नहीं। क्या सेठ ने गरीबों को जो कपड़े दिए, क्या वापस लेगा? क्या नहीं लेगा। तो वहां किस कारक का प्रयोग किया जाता है बेटा? संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत है क्या? अब एक इंपॉर्टेंट बात, हम किसी का अभिवादन करते हैं, दादाजी को, पिताजी को, मामा जी को, तो ध्यान रखना अभिवादन के योग में भी किस कारक का प्रयोग, ऐसे पूछ लेता है वो, अभिवादन के योग में किस कारक का प्रयोग किया जाता है? अभिवादन के योग में किस कारक का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना उसमें किस कारक का प्रयोग किया जाएगा बेटा? वहां पर भी संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो नंबर 2 क्या होगा? अभिवादन के योग में। अब यहां अभिवादन शब्द नहीं आएगा, ये आपको देखना होगा कि यहां अभिवादन कर रहे हैं हम किसी का। जैसे कि बात करें, दादाजी को नमस्कार। अब यहां देखो किसका प्रयोग किया, जैसे गुरुजी को प्रणाम, यहां भी किसका प्रयोग किया? अब ये को आ गया। अब ये मत करना कि यहां पर कर्ता कारक है या कर्म कारक है। तो मैंने ये भी बताया आप लोगों क्या, कि अभिवादन के योग में जहां कहीं अभिवादन दिखाई दे, किसी का कोई व्यक्ति अभिवादन करते हैं, जैसे हम लोग दादाजी को नमस्कार करते हैं, गुरुजी को प्रणाम करते हैं, तो यहाँ किसका प्रयोग होगा? संप्रदान कारक का प्रयोग होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3,
अच्छा लगना, क्रोध करना, भिक्षा देना, अच्छा लगना, क्रोध करना, भिक्षा देना, आदि शब्दों के योग में, आदि शब्दों के योग में। मतलब ये शब्द कहीं पे भी दिखाई दे, कौन कौन सा? अच्छा लगना, क्रोध करना, भिक्षा देना, एक और है प्रार्थना करना। इन शब्दों के योग में क्या क्या? एक तो हमें अच्छा लगना कहीं पर भी किसी भी वाक्य में दिखाई दे, सोचना नहीं है, संप्रदान करना है। नेक्स्ट है क्रोध करना, भिक्षा देना और प्रार्थना करना। तो ये शब्द कहीं पर भी दिखाई दे तो बेटा कौन सा करना है? आंख मूंद करके क्या करना है? संप्रदान करना है। जैसे उदाहरण की बात करें, बच्चों को खेलना अच्छा लगता है, तो क्या आ गया? अच्छा लगता है, अच्छा लगना। जैसे और बात करें, अध्यापक ने छात्रों पर क्रोध किया। क्या किया बेटा? क्रोध किया। तो क्रोध करना, ठीक है। जैसे रोहन ने भिखारी को भिक्षा दी, ठीक है, भिक्षा आ गया। वैसे ही भक्तों ने ईश्वर से प्रार्थना की, तो आ गया प्रार्थना करना। तो ये शब्द कहीं पे भी दिखाई दे, अच्छा लगना, क्रोध करना, भिक्षा देना, प्रार्थना करना, तो वहाँ कौन सा कारक होता है बेटा? वहाँ संप्रदान कारक होता है। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका कौन सा कारक बेटा? संप्रदान कारक। ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर 5। नंबर 5 कौन सा होता है बेटा? अपादान कारक। अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह क्या होता है बेटा? से। और से का प्रयोग कब करते हैं? अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। ठीक है, जैसे हम बात करें, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बार बार एग्जाम में आता है, पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा, छत से बिल्ली कूदी। ठीक है, या छत से बिल्ली ने छलांग लगाई, ये लिख लो, छत से बिल्ली ने छलांग लगाई। यहां क्या हो रहा है बेटा? देखो, पेड़ से पत्ता गिरा अलग हो गया, छत से बिल्ली ने छलांग लगाई, छलांग लगा दी। ठीक है, जैसे राम जयपुर से दिल्ली गया। अब देखो, जयपुर से दिल्ली गया, जयपुर को छोड़ चुका है वो, जैसे वह स्टेशन से आया है। अब देखो, स्टेशन से आया है, जयपुर से दिल्ली गया है, छत से बिल्ली कूदी या छलांग लगाई, पेड़ से पत्ता, ये क्या हो रहा है? सभी में बेटा अलग हो रहा है। तो अलग होने की स्थिति हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा? अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो, कोई वस्तु किसी वस्तु से निकल रही है, लेकिन एक वस्तु वहां स्थिर है और एक वस्तु निकल करके चली गई, तो वहां किस कारक का प्रयोग होता है बेटा? अपादान कारक। या हम कह सकते हैं, हम शब्द ही ले रहा हूं मैं, किसी नदी का कहीं से भी उद्गम होता है ना, उद्गम होने के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है बेटा?
यदि किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु से उद्गम होता है तो वहां किसका प्रयोग करेंगे बेटा? अपादान का। तो मैं डायरेक्ट यही लिख देता हूं उद्गम के अर्थ में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। आप पहले नंबर 1 नोट डाल के लिख रहा हूं मैं। नंबर 1 उद्गम के अर्थ में, उद्गम के अर्थ में, अर्थात लिख नहीं रहा हूं, वैसे ध्यान रखना है आप लोगों को। यानी कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु से उद्गम होती है, एक वस्तु तो वहीं स्थिर रहती है, एक वस्तु निकल के चली जाती है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से उद्गम हुआ है ना। तो किसी भी नदी का जहां से उद्गम होता है बेटा, वहां क्या करना है? हमें अपादान कारक करना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, तुलना के अर्थ में। किसके अर्थ में? तुलना के अर्थ में। तुलना के अर्थ में, लेकिन तुलना भी कितने में करेंगे? 2 में। तुलना के अर्थ में अर्थात दो वस्तुओं में तुलना करें और किसी एक वस्तु को श्रेष्ठ बताया जाए, एक वस्तु को श्रेष्ठ बताया जाए, वहां अपादान कारक का प्रयोग होता है। कारक का प्रयोग होता है। क्या कहा मैंने? 2 में तुलना करते समय किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाए। वस्तु भी मत लिखना या डायरेक्ट कहना कि 2 में तुलना करें और किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाए, वहां कौन सा कारक होगा बेटा? अपादान कारक होगा। क्या कहा मैंने? 2 में तुलना करें और किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाए, वहां किस कारक का प्रयोग किया जाता है? अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। यानी तुलना के अर्थ में। किसके अर्थ में बेटा? तुलना के अर्थ में। और तुलना कितने में करेंगे बेटा? 2 में तुलना करेंगे। 2 में तुलना करेंगे कि जो एक वस्तु को क्या बताया जाए? श्रेष्ठ बताया जाए या सर्वश्रेष्ठ बताया जाए। किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाए। जैसे कि बात करें, सीमा रीमा से सुंदर है। देखो, सीमा रीमा से क्या है? सुंदर है। किसकी तुलना किससे की जा रही है? सीमा की तुलना रीमा से। तो यहां कौन सा कारक होगा बेटा? यहां अपादान होगा, जिसके साथ में से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना। से किसके साथ में है? मोहन सोहन से होशियार है, मोहन सोहन से बड़ा है। कुछ भी लिख लो बेटा, जैसे राम श्याम से बड़ा है। तो यहां कौन सा कारक होगा बेटा? यहां अपादान कारक होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? 2 में तुलना करें और एक को श्रेष्ठ बताया जाए, वहां कौन सा कारक होता है बेटा? वहां अपादान कारक होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, जिन स्थितियों, अच्छे समझना बेटा, कहने का मतलब क्या है? जिन स्थितियों एवं परिस्थितियों से हम दूर भागना चाहते हैं, जिन स्थितियों एवं परिस्थितियों से हम दूर भागना चाहते हैं, वहां कौन सा कारक होता है बेटा? वहां अपादान कारक होता है। जैसे जिन स्थितियों एवं परिस्थितियों से हम दूर भागना चाहते हैं, वहाँ अपादान कारक होता है।
अपादान कारक होता है। जैसे डर, भय, ईर्ष्या, घृणा आदि। ठीक है, और एक और ध्यान रखना, यहीं लिख देता हूं मैं, लज्जा के योग में भी अपादान कारक होता है। इसको भी अलग से ध्यान रखना बेटा, यानी लज्जा के योग में भी, लज्जा हो गई, शर्माना हो गई, इनके योग में किसका प्रयोग होता है? अपादान का। जैसे जिन स्थितियों परिस्थितियों से इंसान दूर भागना चाहता है, वहां भी कौन सा कारक होता है बेटा? वहां पर भी अपादान कारक होता है। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे पंडित कुत्ते से डरता है। आप लोगों को पता होगा, गांव में जैसे शादी करवाने कोई पंडित जाता है तो एक ब्लैक कलर का, जैसे ब्लैक कलर का कलम है मेरे पास, पेन है मेरे पास, ऐसे ब्लैक कलर का तो एक उसके पास बैग होता है जिसमें वो सामान बांध के लाना पड़ता है, उसे पैसा वैसा रख के लाना पड़ता है। अलग से एक पोटली और रखता है, वो एक धोती बांधता है और सफ़ेद कुर्ता यहाँ तान के तौलिया, और फिर चलता है। और जैसे ही उसके पीछे कुत्ता लग गया तो ये बैग हाथ से कहाँ जाता है? इसके कान के नीचे आ जाता है, और इस हाथ में क्या पकड़ता है? अपनी धोती, फिर भगता है, पकड़ के भगता है ना। तो आपने देखा होगा ऐसा नज़ारा भी बहुत बार। तो पंडित कुत्ते से डरता है, राम श्याम से घृणा करता है। ठीक है, इस प्रकार से। जैसे लज्जा की बात करें, बहू ससुर से शर्माती है, बहू ससुर से क्या करती है? शर्माती है। तो लज्जा ही हो गया शर्म आना बेटा। ठीक है, ईर्ष्या करना, घृणा करना, जैसे राम शेर को देखते ही पसीना पसीना हो गया, भय होना, तो वहाँ कौन सा कारक होता है बेटा? वहाँ अपादान कारक होता है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास आ जाए, जैसे मोहन सोहन से ईर्ष्या करता है, तो यहाँ कौन सा कारक होगा बताओ मुझे जल्दी से। मोहन सोहन से क्या करता है? ईर्ष्या करता है, वहाँ भी कौन सा होगा बेटा? मतलब ये शब्द दिखाई दे कहीं पर भी, या उनसे इन शब्दों से कोई वाक्य बने, तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। ठीक है, नंबर 4, जहां से कार्य आरंभ होने का बोध हो वहां भी अपादान कारक होता है। वहां भी अपादान कारक होता है। क्या कहा मैंने? जहां से कार्य आरंभ होने का बोध हो, ये ध्यान रखना बेटा। जहां से कार्य मतलब, अब कहे कि कल से परीक्षाएं शुरू होगी, कल से मैच शुरू होंगे, कल से भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच शुरू होगा, तो इस प्रकार से जहां से कार्य आरंभ होने का बोध हो, वहां भी कौन सा कारक होगा बेटा? अपादान कारक होगा। समझ में आया? जैसे कि हम बात करें कि कल से 2020 मैच शुरू होंगे, क्या कहा मैंने? कल से 2020 मैच क्या होंगे बेटा? शुरू होंगे। जैसे जुलाई से मेट्रो आरंभ होगी, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जैसे कल से T20 मैच शुरू होंगे। जैसे मैं बात करूं, कल से हो गया, टाइम फिक्स दे दिया जहां से कार्य आरंभ हो रहा है, या कोई माह ले लो, जैसे अप्रैल से जयपुर शहर में, या जयपुर में, अप्रैल से जयपुर में मेट्रो शुरू होगी।
या आरंभ होगी, कुछ भी कह दो बेटा, वहाँ भी हमारा कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। ठीक है, यानी कार्य जहाँ से कार्य आरंभ होने का क्या हो, बोध हो, यानी कल से या फिक्स समय हो रहा है। और देख एक बात और बेटा, निश्चित समय सूचक होता है ना, वहाँ अधिकरण कारक का प्रयोग भी कहते हैं। जैसे कल मेरे पिताजी आएंगे, सीमा 2 बजे आएगी, फिक्स समय हो, ये भी फिक्स समय आ रहा है अप्रैल से, यहाँ अधिकरण भी कर सकते हैं हम। लेकिन बेटा जहाँ डायरेक्ट पूछा जाए, जहाँ से कार्य आरंभ होने का बोध होता है, वहाँ कौन सा होता है, तब हम कर सकते हैं हम ये बेटा। ठीक है, दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिनसे शिक्षा ग्रहण की जाती है, हमने किन किन से शिक्षा ग्रहण की, और शिक्षा ग्रहण करने के अर्थ में भी किसका प्रयोग किया जाता है बेटा, अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी लिख लो आप एक, जैसे जिनसे शिक्षा ग्रहण की जाती है, क्या कहा मैंने, जिनसे शिक्षा ग्रहण की जाए वहाँ भी अपादान कारक होता है। जैसे छात्र शिक्षक से पढ़ रहा है, पांडवों ने द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखी, इस प्रकार से मतलब कहीं पर भी किसी प्रकार का वाक्य आ जाए और वह डायरेक्ट हमें ये पता है कि हाँ इनसे हमने क्या करे, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो क्या नेक्स्ट नंबर 5 क्या होगा, जिनसे शिक्षा ग्रहण की जाती है वहाँ भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे छात्र अध्यापक से पढ़ रहे हैं, जैसे पांडवों ने द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखी। ठीक है, तो वहाँ भी कौन सा कारक हो, तो ध्यान रखना, जिनसे शिक्षा ग्रहण की जाती है वहाँ भी कौन सा कारक होता है बेटा, वहाँ भी अपादान कारक होता है। ठीक है बेटा, तो ये तो क्या हो गया हमारा अपादान कारक। बेटा अच्छे से जो जो टॉपिक नोट्स में लिखवा रहा हूँ वो ध्यान रखना है, आप लोगों को भूलना नहीं है कतई। यहाँ से बिल्कुल कारक से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये जितने भी नोट में मैं लिखवा रहा हूँ कि शिक्षा ग्रहण करने के अर्थ में दो में तुलना करते समय, डायरेक्ट पूछ सकता है वो कि 2 में तुलना करने में किस कारक का प्रयोग है, वह भी नहीं देगा कि 2 में तुलना करते समय एक को सर्वश्रेष्ठ बताया, इतना भी नहीं देगा, इतना देगा 2 में तुलना करते समय किस कारक का प्रयोग किया जाता है। 2 से अधिक में अधिकरण का, 2 से अधिक में तुलना करेंगे तो अधिकरण कारक होगा, लेकिन 2 में तुलना करेंगे तो अपादान कारक होगा। अभी मैंने बताया कि जहां से कार्य आरंभ होने का बोध हो, कल से स्कूल खुलेंगी, लेकिन फिक्स समय निश्चित समय सूचक का बोध होता है तो अधिकरण भी होता है। अब ये दोनों टकरा रहे हैं, तो यहां पे क्या, तो एक ऑप्शन नहीं मिलेगा, अधिकरण नहीं मिलेगा, अधिकरण मिलेगा तो अपादान नहीं मिलेगा हमें, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा अपादान। नेक्स्ट नंबर 6, संबंध कारक। सबसे इजी, सबसे सरल, जितने कारक है ना उन सबसे ज़्यादा सरल है ये, और इससे भी ज़्यादा सरल एक और आएगा अंत में, संबोधन। ठीक है, तो इसका कारक चिन्ह क्या होता है बेटा, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ठीक है बेटा, ये इससे भी इजी है और संबोधन से भी थोड़ा इजी लगता है। इसमें कुछ नहीं करना, केवल संबंध जोड़ना है, संबंध बताना है। जैसे राम की माता कौशल्या थी, राम की माता कौशल्या थी, संबंध जोड़ना है हमें और कुछ नहीं करना। यह राम का घर है, यह राम का घर है, संबंध जोड़ना और कुछ नहीं करना। मेरी पुस्तक कहाँ है, मेरी पुस्तक कहाँ है, कुछ नहीं करना, संबंध जोड़ना है। मेरा भाई वकील है, मेरा भाई वकील है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें संबंध जोड़ना है बस 2 शब्दों के अंतर्गत। तो वहाँ कौन सा होगा, संबंध कारक होता है बेटा। ठीक है,
इसमें कुछ नहीं ज़्यादा, कुछ बस इतना ध्यान रखना है, संबंध हो जहाँ से दो शब्दों के बीच में, वहाँ संबंध कारक होता है। ठीक है, अब देखो इम्पोर्टेंट कारक कौन सा है, नंबर 7 अधिकरण। अधिकरण कारक क्या क्या होता है, में, पे, पर। यह इम्पोर्टेंट बेटा, ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बार बार एग्जाम में यहाँ से लगभग क्या तो अपादान से आता है या यहाँ से आता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा ये। ठीक है, देखो जैसे मैं बात करूं, जैसे में का अर्थ क्या होता है, अंदर होता है, ये भी ध्यान रखना एक बात, में का अर्थ क्या होता है, अंदर, और पर का अर्थ क्या होता है, ऊपर। उदाहरण की बात करें, टेबल पर पुस्तक रखी है, कोई दिक्कत ही नहीं है क्या, कोई दिक्कत? जैसे छत पर कबूतर बैठे हैं, कोई दिक्कत है क्या, छत पर कबूतर बैठे हैं। जैसे फूल में सुगंध है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं कहूँ बंदर पेड़ में, या बंदर पेड़ पर, यानी पेड़ पे उछल कूद कर रहा है, पेड़ पर बैठा है, पेड़ पर नहीं बैठा है, मतलब टहनी के अंदर बैठता है वो, तो मैंने इसीलिए कहा कि में का अर्थ अंदर होता है, पर का अर्थ क्या होता है, ऊपर होता है बेटा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखो इससे संबंधित, अधिकरण से संबंधित। दो से अधिक में तुलना करते समय, दो से अधिक में तुलना करते समय, दो से अधिक में तुलना करते समय सबसे अधिक के योग में, सबसे अधिक के योग में, यानी कि दो से अधिक में तुलना करें, किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाए, ऐसे लिख लो, सबसे, दो से अधिक में तुलना करते समय सबसे अधिक के योग में, या ऐसे भी ना लिखो, ऐसे लिख लो, आप कंफ्यूज आओ तो, दो से अधिक में तुलना करते समय, दो से अधिक में तुलना करते समय किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाए, सर्वश्रेष्ठ बताया जाए। वहाँ कौन सा कारक होता है बेटा, वहाँ अधिकरण कारक होता है। जैसे महेश परिवार में बड़ा है या सबसे बड़ा है, सबसे लगा दो, या सबसे भी नहीं आए तो बड़ा आए तो भी ध्यान रखना। अब जैसे देख लो, महेश परिवार में सबसे बड़ा, अरे परिवार में कितने सदस्य हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी क्या है, वो बड़ा है सबसे, इन सबसे अधिक योग में कितने भी हो उसमें, यहाँ दे नहीं रखा कि 2 दे रखा है, 5 दे रखा है, सबसे बड़ा है, ये ध्यान रखो। जैसे रोहन कक्षा में, रोहन कक्षा में होशियार है, होशियार है, तो कक्षा में कितने भी छात्र हो सकते हैं बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार दो से अधिक में तुलना करते समय सबसे अधिक के योग में, या दो से अधिक में तुलना करते समय किसी एक को लिखा है ना, किसी एक को, हाँ किसी एक को क्या बताया जाए, सर्वश्रेष्ठ। लेकिन कितने में तुलना करें, दो से अधिक में तुलना करें, बस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, निश्चित समय सूचक, निश्चित समय सूचक शब्दों के अर्थ में, या निश्चित समय सूचक शब्दों में, ऐसे लिख लो, निश्चित समय सूचक शब्दों में
किस कारक का प्रयोग किया जाता है बेटा? अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीमा 2 बजे आएगी, सीमा 2 बजे घर आएगी, फिक्स समय दे दिया 2 बजे। जैसे पिताजी कल आएंगे। इस प्रकार से यानी क्या हो रहा है बेटा? फिक्स समय दे रहा है। रविवार को बैंक बंद रहता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी हो आपके सामने, तो कैसा भी कारक हो, तो ऐसा किसी प्रकार का कोई भी शब्द हो जिसमें समय, निश्चित समय सूचक शब्द हो, निश्चित हो, जैसे मैं परसों आऊंगा, तो इस प्रकार कोई वाक्य आ जाए निश्चित समय सूचक शब्दों में, तो वहां कौन सा कारक होता है बेटा? वहां अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या हो गया? कल हो गया, यहाँ रविवार फिक्स हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। नंबर 3 देखो, के अंदर, के सामने, के बीच में, के मध्य, के अंदर, के सामने, के बीच में, के मध्य आदि शब्दों के योग में, आदि शब्दों के योग में। समझ में आया? यानी कुछ ही देखना, के अंदर देखना है, के सामने देखना है, के बीच में देखना है, के मध्य देखना है, के ऊपर, एक और लिख लो, के ऊपर। यानी कि ये शब्द कहीं पर भी दिखाई दे, कहीं पर भी दिखाई दे किसी भी वाक्य में, बिना सोचे समझे हमें कौन सा कारक करना है बेटा? अधिकरण कारक करना है बस। ऐसा कोई भी वाक्य हो जिसमें क्या क्या आ जाए? के अंदर, के सामने, के भीतर, के मध्य, के बीच में, के ऊपर आदि शब्दों के योग में किस कारक का प्रयोग किया जाता है, ऐसा भी पूछ सकता है वो आपसे। तो कुछ एग्जाम्पल, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने एक पुलिस थाना है, एक पुलिस थाना है। क्या कहा मैंने? तेरे घर के सामने एक क्या है बेटा? पुलिस थाना है। ठीक है, तो के सामने आ गया यहाँ। जैसे और बात करें, सीमा राधा और रानी के मध्य बैठी है, तो के मध्य आ गया। जैसे छत के ऊपर, छत के ऊपर, यानी छत पर भी कह सकते हो, लेकिन ये शब्द कहीं पर भी दिखाई दे बेटा, तो वहाँ कौन सा करना है? हमें अधिकरण कारक करना है। जैसे छत के ऊपर बिल्ली बैठी है, बैठी है। और यदि के नीचे भी आ जाए तो विसर्ग का प्रयोग करना है। दे लिखा है क्या? नहीं लिखा तो लिख लो, के नीचे। ठीक है, ये शब्द भी कहीं पे दिखाई दे तो भी करना। जैसे जैसे कुर्सी के नीचे, कुर्सी के नीचे चूहा सो रहा है, सो रहा है, के नीचे आ गया। तो इस प्रकार से बेटा ये शब्द हमें कहीं पर भी दिखाई दे तो सोचना नहीं है, हमें आंख बंद करके अधिकरण कारक करना है बस। कौन कौन से? के मध्य, के बीच में, के ऊपर, के नीचे, के अंदर। जैसे राम कमरे के अंदर सो रहा है, ये ऐसे ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, अब अंतिम कारक है हमारा, जो ना समझो, समझ में मतलब समझना ही नहीं है उसे, तो कहीं पर भी ये संबोधन सूचक शब्द आ जाए तो वहाँ पर हमें क्या करना है? आपका संबोधन कारक करना। कहीं कहीं हम संबोधन कारक कारक का जो चिन्ह होता है ना, उसकी जगह हम कभी कभी अल्प विराम का प्रयोग भी कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो अंतिम कौन सा है हमारा?
नंबर 8 संबोधन। जैसे बोलूँ मैं हे, अरे, अहो, वाह, इस प्रकार से कोई भी वाक्य आ जाए तो हाँ में। और कभी कभी ये ध्यान रखना है, ये लिख देता हूँ मैं, कभी कभी संबोधन कारक चिन्ह की जगह अल्प विराम, कोमा होता है बेटा, अल्प विराम का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, जैसे बात करें, अरे राम, कुछ भी लिख दो, वाह, कुछ भी लिख दो, सुनते हो, कुछ भी, जैसे मतलब इस प्रकार संबोधन। जैसे मैं अल्पविराम का प्रयोग करें, अरे सुनो, इस प्रकार से। तो कुछ भी आ जाए, हमें केवल संबोधन सूचक शब्दों को ध्यान में रखना है और कुछ हमें नहीं करना। हमें तो केवल बस कोई भी आ, जैसे हे प्रभु रक्षा करो आ गया, अरे सोहन यहाँ आओ, इस प्रकार से कोई भी आ जाए तो हमें क्या करना है, जैसे अरे इधर आओ। ठीक है, कुछ भी आ जाए तो हमें यही करना है, संबोधन सूचक। ठीक है, अब 8 कारक थे जो नोट में मैंने लिखवाया कि इस शब्दों के योग में, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को कठिनाई नहीं हो। एक पेज में उसे लिख लेना अलग से। ठीक है, ये जो भी 10-15 पेज हैं आपके, इनको एक पेज में कर रहा हूँ। जैसे नंबर 1 क्या है बेटा, कर्ता कारक। कारक चिन्ह क्या होता है, ने। कभी कभी हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, को का भी प्रयोग कर लेते हैं, और कभी कभी हम किसका प्रयोग करते हैं, शून्य कारक का प्रयोग भी कर लेते हैं हम इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, जैसे सोहन पुस्तक पढ़ता है, कारक चिन्ह नहीं है, शून्य कारक मान सकते हैं। और क्रिया किस पर निर्भर कर रही हो, कर्ता पर निर्भर करी हो तो को का भी प्रयोग जरूरी नहीं है वहाँ करें हम। जैसे को का प्रयोग करना जरूरी होता है वहाँ पर हमें। जैसे सुधा को नौकरी नहीं करे, नौकरी किसको नहीं करनी, सुधा को नहीं करनी, तो यानी कर्ता के तुरंत बाद को आ जाए तो वहाँ भी लगभग कर्ता कारक होता है। यहाँ तो कुछ नहीं देखना हमें। नंबर 2 क्या समझाया बेटा मैंने, कर्म कारक, और कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है, को। पहली बात तो ये। दूसरी बात, नोट में क्या क्या बताया था मैंने कि एक शब्द बताया था और, यानी कि ये शब्द कहीं पर भी दिखाई दे तो किसका कारक का प्रयोग करना है, को कारक का प्रयोग, कर्म कारक का प्रयोग करना है। दूसरा मैंने क्या बताया कि निर्जीव शब्दों के साथ, किसके साथ में, निर्जीव शब्दों के साथ, किसी भी वाक्य में निर्जीव शब्दों के साथ किसका प्रयोग नहीं करते बेटा, को का प्रयोग नहीं करते। ये ध्यान रखना है, प्रयोग नहीं करते, ये ध्यान रखना है आपको। एक तो ये ध्यान रखना है कि निर्जीव के साथ में किसका प्रयोग नहीं होता है, को का प्रयोग नहीं होता, ये ध्यान रखना है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात। बस 2 बातें ध्यान रखनी है आपको कर्म कारक में। ठीक है बेटा, नंबर 3 कौन सा बताया मैंने, करण कारक। इसका कारक चिन्ह क्या होता है, से, या क्या कभी कभी क्या आता है, के द्वारा, या कभी कभी क्या आता है बेटा, द्वारा भी आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। या मैंने बताया था कोई एक वस्तु है और दूसरी वस्तु को क्या करे, टच करे, या क्या करे, स्पर्श करे, वहाँ कौन सा कारक होता है बेटा, वहाँ करण कारक होता है। क्या बताया मैंने कि करण कारक कहाँ होता है, से, के द्वारा, ये तो देख लो। या एक वस्तु किसी अन्य वस्तु क्या करे बेटा, स्पर्श करे, वहाँ कौन सा कारक होता है, करण कारक। अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें और मैंने क्या बताई, इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या बताई मैंने, एक तो बताई थी मैंने के साथ शब्द के योग में, यदि ये दिखाई दे, के साथ नहीं दिखाई दे, के साथ तो होगा, या ये नहीं दिखाई दे तो क्या दिखाई देगा हमें, साथ दिखाई देगा। नंबर 2 बात क्या बताया मैंने, अंग विकार के योग में,
रिपीट हो रहा है बेटा ये आपका बार बार, ठीक है। बार बार 2-3 बार तो वहाँ बता चुका, एक बार यहाँ बता रहा हूँ। अंतिम, इनको एक पेज में लिख लेना अलग से, यहीं से क्वेश्चन आपका मिल जाएगा, आंसर यहीं से क्वेश्चन एग्जाम मिल जाएगा और आंसर भी यहीं पे दिखाई दे देगा आपको, ठीक है। करण के साथ या सात शब्द के योग में, करण में अंग विकार के योग में किस कारक का प्रयोग किया जाता है बेटा? करण कारक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नंबर 4 कौन सा था? संप्रदान। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या होता है बेटा? के लिए, यह मैंने बताया था, के वास्ते, के हेतु, इसी का पर्यायवाची शब्द है। जैसे मैं पैसों के लिए नौकरी करता हूँ, नौकरी करता हूँ, इस प्रकार से आ जाए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और थी। नंबर 1 थी इंपॉर्टेंट बात है दान देने के योग में, और ये भी ध्यान रखना, यहाँ कोष्टक में लिख देता हूँ, और जहाँ दान देने की स्थिति आएगी वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? को कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये। और दूसरी बात मैंने क्या बताई? दान देने के योग में हो गया, और एक बताया मैंने अच्छा लगना, क्रोध करना, भिक्षा देना, भिक्षा देना, प्रार्थना करना आदि शब्दों के योग में। किस कारक का प्रयोग करते हैं बेटा? किस कारक का प्रयोग करते हैं हम? संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। देखिए मोटी मोटी बातें हैं, वो बातें मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें कि हमें इनको याद रखना ही रखना है और कुछ नहीं करना हमें। एक बात बताया मैंने, अभिवादन बताया था, गुरुजी को नमस्कार, गुरुजी को प्रणाम, इस प्रकार से बताया था, तो वो भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। देखो स्टार्ट में मैंने यही बात बताई थी पहले, गुरुजी को प्रणाम, दादाजी को नमस्कार, अभिवादन के योग में। ये इम्पोर्टेंट बेटा, इसलिए मैं बार बार इसको बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हो गया अभिवादन के योग में या अभिवादन के अर्थ में, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हमें संप्रदान के बाद क्या दिखाई दिया था? अपादान पढ़ाया था हमने। तो अपादान में क्या होता है? से, और से कब बेटा? अलग होने के अर्थ में। किसमें? अलग होने के अर्थ में, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। अब इसमें अलग हो रहा है, और इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, आप लोगों को ध्यान हो तो क्या बताई थी? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दो में तुलना, दो में तुलना करें, और एक को क्या बताएं? सर्वश्रेष्ठ बताएं। वहाँ किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। या जिन स्थितियों परिस्थितियों से हम दूर भागना चाहते हैं, हम दूर भागना चाहते हैं। दूर कैसे? जैसे डर होगा दूर भागेंगे, भय होगा दूर भागेंगे, ईर्ष्या करेंगे तो दूर भागेंगे, किसी से घृणा करेंगे तो दूर भागेंगे। एक मैंने बताया था कि लज्जा के योग में भी मैंने बताया था ना, बहू ससुर से शर्माती है, यानी शर्माने के योग में या लज्जा के योग में भी किस कारक का प्रयोग करते हैं बेटा? अपादान कारक का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गई किसके बारे में? अपादान के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6 क्या था? संबंध। संबंध में ऐसा कुछ था नहीं। अधिकरण ध्यान रखना है आप लोगों को। अधिकरण में क्या बताया था? मैं पे पर बताया था, मैं पे और पर बताया था, ठीक है बेटा। अब अधिकरण में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? इंपॉर्टेंट बात, अधिकरण में एक तो क्या करना है? दो से अधिक में, किसमें? दो से अधिक में तुलना करें, और किसी एक को क्या बताएं बेटा? सर्वश्रेष्ठ बताएं, सर्वश्रेष्ठ बताएं। वहाँ कौन सा होगा बेटा? वहाँ अधिकरण कारक होगा। दो से अधिक में तुलना करें तो
अपादान, और दो से अधिक, सॉरी, दो में तुलना करें तो अपादान और दो से अधिक में तुलना करें तो बेटा अधिकरण। ठीक है, इसमें और क्या बताया था मैंने, इसमें बताया था मैंने अच्छा लगना, क्रोध करना, भिक्षा देना, ये तो उसमें अच्छा लगना किस में था, संप्रदान में था। इसमें क्या था, के अंदर, के मध्य, के बीच में, के ऊपर आदि शब्दों के योग में। ये शब्द कहीं पे भी दिखाई दे, हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है बेटा, अधिकरण करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, निश्चित समय सूचक शब्दों के साथ, समय सूचक शब्दों के साथ, ये ध्यान रखना है बेटा। निश्चित समय सूचक किस में आता है, अधिकरण कारक में आता है, हमें ये ध्यान रखना ही रखना होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ इत्र में सुगंध है, फूल में सुगंध है, अंदर तो नहीं जा सकते लेकिन फिर भी हम महसूस कर सकते हैं। फूल के अंदर नहीं जा सकते, इत्र में अंदर नहीं जा सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, वहाँ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, अधिकरण कारक का प्रयोग करते हैं बेटा। ठीक है, और संबोधन में कोई हमें समझना नहीं है, इतना ऐसा कुछ है नहीं उस संबोधन में भी, तो हमें इनको ध्यान में रखना होगा बेटा। ठीक है, ये हो गया हमारा कारक सम